हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी यानी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एसएसटी को लेकर दोस्तों आज हम बात करेंगे। और दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा भूमंडलीकरण विश्व का बनना। भूमंडलीकरण विश्व का बनना। दोस्तों आज इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आज मैं वो सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए थे, जो पिछले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक शेयर और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 दोस्तों मार्च के समथिंग कराने की सरकार तैयारी में है दोस्तों। तो मार्च में एग्जाम होगा। तो दोस्तों उसी के मद्देनजर रखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है वो करवा रहा हूँ। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एसएसटी यानी दोस्तों कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात करेंगे आज। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 होगा भूमंडलीकरण विश्व का बनना। चैप्टर नंबर 3 होगा दोस्तों दो चैप्टर में पहले ही कवर करा चुका हूँ। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 होगा भूमंडलीकरण विश्व का बनना। भूमंडलीकरण विश्व का बनना दोस्तों चैप्टर नंबर 3 होगा। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी दोस्तों सभी वे क्वेश्चन लेकर आऊँ जो पिछली बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। यानी जो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपकी डिमांड पर मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊँ जो बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप उनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों यानी 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे छात्र वे जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। टॉपर इस तरह टॉप करते हैं 95% प्लस गारंटी। दोस्तों जो टॉपर आते हैं वो इसी तरह ही पढ़ते हैं, पहले यानी चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर मॉडल टेस्ट। दोस्तों मॉडल टेस्ट भी लगवाएंगे। तो दोस्तों यही यानी टॉपर ऐसे ही टॉप करते हैं 95% प्लस की गारंटी दोस्तों 95% लाने के लिए। तो यानी दोस्तों शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 1 दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1929 में एक महामंदी आई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। उसमें दौरान बहुत ज़्यादा लोग भूखमरी से मरे हुए थे। तो दोस्तों 2014 में पूछा गया, 2016 में, 2018 में, 19 में, 22 में, 2014, 16, 18, 19, 22 में इन सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 2029 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। 2029 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। तो महामंदी ने क्या करा था? महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया था। किसने? महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया था। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। यानी 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसान और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच में देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। कितनी दोस्तों? 50% भारत में गेहूं की कीमत गिर गई थी। कब? 1929 से 1950 के बीच में। दोस्तों शहरी मुकाबलों यानी शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो शहरों में होते हैं दोस्तों उन्हें कोई खेती वेती नहीं करनी पड़ती, लेकिन दोस्तों जो गाँव में होते हैं उन्हें दोस्तों खेती वगैरह करनी पड़ती है। तो इसमें ये कहा गया कि शहरी काश्तकारों से ज़्यादा ग्रामीण काश्तकारों को नुकसान हुआ था। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। यानी जो मंदी थी दोस्तों, मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खासतौर पर सोने का निर्यात करने लगा। निर्यात का मतलब दोस्तों सोना बेचने लगा। अपने यहाँ से सोना निकाल कर दोस्तों भारत सोना बेचने लगा। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारतीय असंतोष में उथल पुथल के दौर में गुजर रहा था। जो 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारतीय असंतोष में उथल पुथल के दौर में से गुजर रहा था। तो दोस्तों कुछ जो 1929 की मंदी आई थी
उसने भारत को जो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। इस तरह से लिख सकते हैं 1928 से 34 के बीच में भारत देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे, यानी आयात निर्यात घट गए थे। गेहूँ के 50% कीमत गिर गई थी। ग्रामीण काश्तकार थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। दोस्तों ये सब इसमें पॉइंट नोट कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों 2015, 17, 19 और 21 में पूछा गया है कि अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तनों की गणना कीजिए। तो दोस्तों अमेरिका की खोज से दुनिया में क्या क्या प्रभाव हुए। तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। दोस्तों 1600 शताब्दी में जो यूरोप के थे, आप सभी जानते हैं पुर्तगाल वगैरह ये यात्रा पे निकलते थे दोस्तों। तो 16वीं शताब्दी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। और जब ये अमेरिका तक जा पहुँचे तो दुनिया छोटी सी दिखने लगी। जब ये अमेरिका तक पहुँचे तो दुनिया छोटी सी दिखने लगी। आपसे जानते हैं कि जो कोलंबस है उसने अमेरिका की खोज की थी दोस्तों। यानी 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और जब वे अमेरिका तक जा पहुँचे तो दुनिया छोटी सी दिखाई देने लगी। दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या है इसमें। आगे कह रहा है कि कई सदियों से हिंद महासागर में पानी, फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपराएं एक दूसरे से की जगह आ जा रहे थे। दोस्तों जो समुद्र के रास्ते लोग बाग यानी एक देश से दूसरे देश में जाते थे व्यापार करने, तो दोस्तों वहाँ से उनकी संस्कृति, उनका सामान, वो कह रहा ना, कई सदियों से हिंद महासागर में ज़्यादा व्यापार होता था। हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपरा एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे। यानी एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे। अब तक अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन 16वीं सदी में से इसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगी थी। लेकिन 16वीं शताब्दी से इसकी विशाल भूमि, बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगी थी। किसकी? यानी अमेरिका की। यानी जब अमेरिका की खोज हुई तो 16वीं शताब्दी से इसका विशाल भूमि, यानी जब आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दशा में जीवन का रंग बदलने लगी थी। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है कि प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करो। यानी दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। 2016, 17, 19, 21 में पूछा गया। 2016, 17, 19 और 21 में पूछा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। तो ध्यान रखना, लिख देना आप इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट उसे ही झेलना पड़ा। किसे? यानी ब्रिटेन को ही झेलना पड़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आप सभी जानते हैं 1914 से लेकर 1918-19 तक यानी प्रथम युद्ध चला था। तो युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। युद्ध के खर्चों की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए तथा इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। जिससे उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ गई। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, एक बार और पढ़िए से, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उससे पहले ब्रिटेन यानी बहुत ज़्यादा, यानी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब यानी बहुत ज़्यादा मालदार देश था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। दोस्तों जैसे ही युद्ध हुआ तो उसके बाद में उनके सैनिक भी मरे, उनका जो धन था वो भी बर्बाद हो गया, यानी सब चीज़ बर्बाद हो गई, तो झेलना पड़ा। यह युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली स्थिति करना ब्रिटेन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब 1914 से लेकर 1918-19 तक जब विश्व युद्ध चला प्रथम, तो दोस्तों उस दौरान भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था। तो दोस्तों तो ये नहीं कह रहा है कि युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन
यहाँ से कच्चा माल लेकर जाता था और अपने वहाँ से यानी तैयार माल करा कर यहाँ लाकर बेचता था, जैसे कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया दोस्तों। तो यानी भारतीय बाजार में उसकी इतनी मांग नहीं रहने लगी। फिर जब प्रथम युद्ध हो गया, युद्ध के खर्चों की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक तो देश ब्रिटेन था, फिर दूसरा अमेरिका था। तो दोस्तों अमेरिका से जमकर कर्जा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन विदेशी कर्जों में दब चुका था। किसमें? ब्रिटेन विदेशी कर्जों में दब चुका था, क्योंकि ब्रिटेन ने अलग अलग देशों से बहुत सारा कर्जा ले लिया था, जिससे उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ गई। बढ़ गई। तो दोस्तों बस प्रथम विश्व युद्ध के अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले यही प्रमुख कारण थे। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यानी चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? 2019, 20 और 21 में पूछा गया कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो दोस्तों युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। दोस्तों एक बार वो समझिए, यानी ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, यानी ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? 2019, 20, 21 में पूछा गया दोस्तों। तो युद्धोत्तर यानी जो युद्ध होते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाया जाए। तो दोस्तों युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य अर्थ यह था कि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाया जाए, यानी लोगों को पूर्ण रोजगार दिलाया जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हुआ था ये 1944 के अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी थी। तो ध्यान रखना 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी इस सम्मेलन को लेकर। तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा आपकी यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों। 19वीं शताब्दी के अनुबंध व्यवस्था नई दास प्रथा की एक नई संस्कृति का जन्म दिया कैसे? 2022 में पूछा गया दोस्तों, कैसे? तो 19वीं शताब्दी के अनुबंध व्यवस्था नई दास प्रथा द्वारा एशिया, अफ्रीका एवं चीन आदि देशों और महाद्वीपों से आए लोगों ने अपने नए स्थान पर एक नई संस्कृति को जन्म दिया। ये निम्नलिखित थे। यानी जब 19वीं शताब्दी में क्वेश्चन पढ़े दोस्तों एक बार पहले से 19वीं शताब्दी के अनुबंध व्यवस्था नई दास प्रथा की एक नई संस्कृति को जन्म दिया गया कैसे? तो दोस्तों ध्यान रखना 19वीं शताब्दी के अनुबंध व्यवस्था नई दास प्रथा द्वारा एशिया, अफ्रीका व चीन आदि देशों और महाद्वीपों से आए लोग। दोस्तों ध्यान रखना जब 19वीं शताब्दी के अनुबंध व्यवस्था यानी नई दास प्रथा द्वारा जब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दास बनाकर ले जाया जाता था, तो दोस्तों द्वारा एशिया से, कहाँ से? एशिया, यानी एशिया में दोस्तों जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, भारत, चीन, दोस्तों ये हो गए, मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया। तो दोस्तों ये एशिया में, तो अफ्रीका व चीन आदि देशों और महाद्वीपों से आए लोगों ने अपने नए स्थानों पर, अफ्रीका, चीन आदि देशों से और महाद्वीपों से आए लोगों ने अपने नए स्थान पर एक नई संस्कृति को जन्म दिया। नंबर 1, भारतीय अप्रवासियों व कैरेबियन द्वीप समूह के लोगों ने मिलकर एक नए धर्म रास्ता फारीनावाद को जन्म दिया था। तो ध्यान रखना भारतीय अप्रवासी व कैरेबियन द्वीप समूह के लोगों ने मिलकर एक नए धर्म यानी रास्ता फारीनावाद को जन्म दिया था। बाद में जैमिका के रेंगे नाम गायक बाग मार्ले ने इसे विश्व ख्याति दिलाई थी। तो ध्यान रखना बाद में जैमिका के रेंगे गायक ने 12वें मार्लो ने इसे विश्व ख्याति दिलाई थी। तो दोस्तों यही वो 5 टॉप क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन नहीं, ये 10, 20, 50 क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो यानी आसपास के जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। यानी एक छोटा सा क्वेश्चन यानी इस
बड़ा सा उसे बड़ा सा नहीं अच्छी तरीके से लिख रखा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप हमारी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यानी चैनल की मैंने उसका उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक शेयर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।